बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेफर्ड टैक्स का। इससे पहले हम जिस तरह जी लिमिट वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, अब यही बिल्कुल एसओसी बनानी है और आपने क्या करना है, टैक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, और वही एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा कौन सा वाला, ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है उससे कुछ इश्यूज अराइज हो सकते हैं। जरा देखते हैं उनके क्या क्या मसाइल हमारे सामने आते हैं। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस पर्टेन्स टू हादी लिमिटेड for the year ended 31st December 2016. CWIB capital work in progress. Plant and machinery at cost 3,05,000. Trade receivable 61,400. Stock in trade, cash and bank balances. Cost of sales, admin expenses 37,636. Ordinary share capital of rupees 10 each to 41,000. और अगर अच्छा जी, उसके बाद और रिटेन अर्निंग्स 69,650। रिटेन अर्निंग का बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस में होता है वो आमतौर पे ओपनिंग होता है, यानी कि इस साल का प्रॉफिट ट्रांसफर होने से पहले और डिविडेंड लेस होने के बाद। लेकिन अगर पिछले साल का फाइनल डिविडेंड पे हो चुका है तो चांसेस ये हैं कि पिछले साल का फाइनल डिविडेंड एडजस्ट करने के बाद का बैलेंस हो। तो ये एहतियात करने की जरूरत है कि क्या पिछले साल का फाइनल डिविडेंड इस साल क्या हुआ है, पे हुआ है। अगर पे हुआ है तो उसकी क्या एडजस्टमेंट बनी है। अगर कोई एडजस्टमेंट बन चुकी है तो मे बी वो एडजस्टमेंट रिटर्न नीचे क्या हो चुकी हो, डेबिट हो चुकी हो। इसका एहतियात करने की जरूरत है। अच्छा, उसके बाद अक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मेंशन नहीं हो रहा, डेट मेंशन नहीं है। ट्रेड पेएबल 60,912, 10% लॉन्ग टर्म लोन, प्रोविजन फॉर वारंटी 10,000। ये वही गेम है, ओपनिंग है या ओपनिंग एडजस्टेड, ओपनिंग है या ओपनिंग एडजस्टेड है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ओपनिंग है या ओपनिंग एडजस्टेड है। ओपनिंग होगा तो मतलब प्योर ही बैलेंस होगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर अगेंस्ट द प्रोविजन कोई बैड डेट राइट ऑफ हुई नहीं है तो उसको नेट ऑफ करने के बाद वाला बैलेंस, उसकी एहतियात करनी जरूरी है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने आ रही हैं। व्हाइल फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of Hadi Limited from the above trial balance, the following issues have been noted. No deduction has been charged in the current year. Deduction is provided at 10% per annum using a straight line method. इस साल की डेप्शन चार्ज होना बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बैलेंस आपका ओपनिंग अक्यूम डेप्शन का बैलेंस है। उसके बाद तो प्रॉपर प्लांट हमारे पास एट कॉस्ट दिया हुआ ये रहा, ये इसी का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है क्योंकि आगे प्लांट एंड मशीनरी भी मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्शन चार्ज होगी स्ट्रेट लाइन मेथड पर, लेकिन प्रॉब्लम है कि ड्यूरिंग द अगर कोई एडिशन या डिस्पोजल है तो उसको भी अकाउंट करना पड़ेगा, ख्याल रखिएगा बराए मेहरबानी। अब तवज्जो दरकार, अ मशीन विच वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2015। अभी ठहरिएगा, हम कहाँ पर हैं, हम हैं 31 दिसंबर 2016 पर। हमारा ईयर स्टार्ट है 1 जनवरी 2016। तो तवज्जो दरकार, a machine which was purchased on 1st January 2015 for rupees was traded in on 1st July 2016 for a new and more sophisticated machine. जुमला ऐसा है कि पढ़ा पढ़ा लगेगा। आइए की क्वेश्चन से जुमला उठा के पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दिया गया। आइए जिया कोट लिमिटेड, जिया कोट का एरर, जिया कोट का एरर उठा के यहाँ रख दिया एग्जाम में। आइए का एरर कहाँ रख दिया, एफआर। लेकिन क्योंकि एरर करंट पीरियड एरर है तो आईएस 8 के लिहाज से एरर ही नहीं है, क्योंकि ये स्टेक होल्डर तक पहुंचेगा नहीं, उससे पहले क्या कर देंगे, हम इसको रेक्टिफाई कर देंगे। पता है ना भाई, तो ये बातें ध्यान में होनी चाहिए। द डिस्पोजल वाज नॉट रिकॉर्डेड, वही मसला। द न्यू मशीन वाज कैपिटलाइज्ड एट रुपीस 15 million बीइंग द नेट अमाउंट पेड टू द सप्लायर।
तवज्जो दरकार है। पहली बात सर, जाने वाली मशीन की कॉस्ट तो आज वो कब डिस्पोज ऑफ हो रही है? इस अकाउंटिंग पीरियड में डिस्पोज ऑफ हो रही है 1 जुलाई 2016। पहली बात 6 महीने 1.5 साल। पहली बात, जाने वाली मशीन पर इस साल में 6 महीने की चार्ज होनी चाहिए डेप्रीसिएशन। अब क्योंकि ओवरऑल कोई डेप्शन चार्ज ही नहीं हुई तो फिर जाने वाली मशीन में भी कोई डेप्शन चार्ज नहीं हुई। पहली बात, तो जाने वाली मशीन की कॉस्ट मुकम्मल तौर पे मौजूद है कहां पर? मशीन अकाउंट। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। पॉइंट नंबर 1। अच्छा जी, आने वाली मशीन के लिए आपने कितना अमाउंट पे किया है? 15 मिलियन। और 15 मिलियन जो है वो ट्रेड अलाउंस से एडजस्ट करने के बाद है। तो अगर आपको नई मशीन के 15 मिलियन देने पड़े हैं और 20 मिलियन पुरानी मशीन कैसे देने नहीं पड़े, तो नई मशीन आपने कैसे परचेज की? कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड एंड फेयर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन? तो नई मशीन 15 से कैपिटलाइज है, 20 से कैपिटलाइज नहीं। ये तो अच्छी बात है, एग्जामिनर अच्छा है, डेप्शन चार्ज करता तो ये एरर और आला हो जाता है। बस या कोड में फर्क क्या है कि वहां डेप्शन चार्ज हुई हुई थी, यहाँ डेप्शन चार्ज नहीं हुई। बाकी एरर सेम टू सेम उठा के रख दिया उसने बोला उठाऊं तो सही लेकिन थोड़ा फर्क कर दो, वरना बच्चे पहचान जाएंगे कि ये वही वाला एरर। लेकिन बच्चों को क्या पता या कोड क्या होता? सही बात है ना? ठीक है जी। ट्रेड अलाउंस अमाउंटेड टू ₹20 मिलियन। इसका मतलब ये 25 मिलियन पर 6 महीने की डेप्शन चार्ज करके इसको खत्म करना है। 20 मिलियन को कैपिटलाइज करना है। 35 मिलियन पे चार्ज करनी है पूरे साल की डेप्रीसिएशन। और वो एसेट जो साल के स्टार्ट 35 मिलियन पे चार्ज करनी है 6 महीने की डेप्शन। और वो एसेट जो साल के स्टार्ट से लेकर साल के एंड तक मौजूद हैं उन पे भी चार्ज करनी है पूरे साल, उन पर चार्ज करनी है पूरे साल की डेप्शन। तो मतलब सिंपल सी बात है, देखो तय कर ले, आसान, जिंदगी आसान कर। ये जो कॉस्ट है प्लांट एंड मशीनरी की 3,05,000, ये 15 मिलियन का एडिशन करने के बाद है। 3,05,000 में से 15 माइनस करो थोड़ी देर के लिए। 290 में पुराना वाला एसेट 25 से मौजूद है, उसको ही माइनस कर दो। तो 265 के एसेट वो हैं जिन पे चार्ज होगी पूरे साल की डेप्शन। 25 पे चार्ज होगी 6 महीने की डेप्शन, और 15 और जो 20 अभी कैपिटलाइज होंगे उस पे चार्ज होगी 6 महीने की। मिल जाएगी इस साल की डेप्रीसिएशन। यस और नो बोलिए। फिर डिस्पोजल पे गेन या लॉस निकालिए। अच्छा जी, अब एक काम ये कीजिए, 25 मिलियन का निकाला आपने 10%, मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 से, 1.5 साल, 25 से माइनस कर दिया 21.25। आपको ट्रेड अलाउंस कितना मिला? 20 मिलियन। कितने से कम मिला? कितने से कम मिला? 1.5 का लॉस ऑन डिस्पोजल भी आ गया। डेप्शन जाएगी एसओ सीआई में, करंट टैक्स की वर्किंग में काम आएगी। लॉस ऑन डिस्पोजल भी जाएगा एसओसीआई में, करंट टैक्स की वर्किंग में काम आएगा। और इस जाने वाले एसेट का टैक्स गेन या लॉस भी तो वर्कआउट करना पड़ेगा ना। ये सारी बातें अब जरा हमें ख्याल रखना चाहिए, है ना? नहीं चले। टैक्सेशन अथॉरिटीज अलाउ इनिशियल एंड नॉर्मल डेप्शन। कैसे कैसे अल्फाज देखो, रेट देखो, रेट जदीद दौर तो रेट भी वही, और ये रेट देखो प्लांट वही लॉ वाला। टैक्सेशन अथॉरिटीज अलाउ इनिशियल एंड नॉर्मल डेप्शन एट 25% एंड respectively using reducing balance method. No tax deduction is allowed in the year of disposal. तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जाने वाले एसेट पर कोई डेप्शन चार्ज नहीं होगी। तो जाने वाले एसेट की तरह टैक्स निकाल, जाने वाले एसेट की कॉस्ट 25 मिलियन। 25 का मैं जो बोल रहा हूँ करो, 25 का मैं जो बोल रहा हूँ 25 का निकालो 0.75, जो बोल रहा हूँ करो 25 का निकालो 0.75। तो 18.75 WDV आफ्टर टेकिंग इनिशियल अलाउंस। फिर उसका निकालो 10% नहीं के, उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.9 से, सॉरी 0.85 से, 0.85 हाँ बेटा 15.9375 जाने वाले एसिड की टैक्स WDV है, जिसकी डेप्शन हमने पिछले साल क्या की होगी? चार्ज की होगी। इस साल को चार्ज नहीं कर रहे। 15 पॉइंट उसको मैच कर दें 20 मिलियन से,
4.0625, ये टैक्स गेन आ गया। टैक्स में इस जाने वाले एसेट पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, पक्का देखो। उसके बाद टैक्स रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 जनवरी वॉज ₹153 मिलियन। इसमें से जाने वाले एसेट का डिस्पोजल दिखाना है। आवाज ही नहीं है बेटा। इसमें से जाने वाले एसेट का डिस्पोजल दिखाना है, पक्का। और आने वाले एसेट को कैपिटलाइज करना है, उस पे इनिशियल अलाउंस भी क्लेम करना है, उस पे डेप्शन भी चार्ज करनी है, फिर मिल जाएगी उसकी WDV। तो एग्जामिनर प्यूरी SOFP अप्रोच मांग रहा है। एग्जामिनर की इंटेंशन को समझ जाओ। HL maintains a provision for at 6% of trade receivables. On 1st February 2017, a customer owing 10 million at year end was declared. HL estimates that 20% amount would be received on liquidation. ठीक है, यानी कि HL जो है वो 6% अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है जी। ऑन 1 फरवरी 2017, अभी हम कहां पर 31 दिसंबर, तो 1 फरवरी जो तरह क्या है हमारा पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड। आवाज नहीं है बेटा। ऑन 1 फरवरी 2017 कस्टमर ओइंग 10 मिलियन एट ईयर एंड, वो डेटर जो रिपोर्टिंग डेट पे मौजूद था उसको 1 फरवरी को क्या डिक्लेयर किया गया, बैंकक्रप्ट। HL estimates that 20% of the amount would be, तो यहां पर आपका एग्जामिनर आपका डिसीजन ले रहा है कि आप उसको एडजस्टिंग इवेंट माने या नॉन एडजस्टिंग। क्या हुआ, IS 10 आ गया ना, IS 10 भी आ गया। क्या करें, प्रोविजन बनाए इसके ऊपर या राइट ऑफ करें इसको। 80% क्या होगा, राइट ऑफ होगा, क्योंकि उसकी कंफर्मेशन आपको हो चुकी है। उसके बाद द लॉन्ग टर्म लोन ऑफ ₹75। अच्छा अब देखो उसके बारे में हमें कोई, देखो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमें डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया था, प्रोविजन का रेट दिया था, वो रेट लगा के पता लगा असल बैलेंस होना क्या चाहिए, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हम अज्यूम कर लें कि ये जो दिया हुआ है 5,000 वही आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस। यस और नो, ओपनिंग बैलेंस एडजस्ट उसमें से कुछ हुआ नहीं, यानी ड्यूरिंग द ईयर कोई बैड राइट ऑफ नहीं हुई। अच्छा अब उसके बाद क्या है, the long term loan of ₹75 million was obtained on to finance the capital work in progress। 75 million का लोन जो है वो आपने 1 जनवरी 2016 को लिया है, किस काम के लिए, CWIP को फाइनेंस करने के लिए, स्पेसिफिक लोन। बोरिंग कॉस्ट क्या होगी, कैपिटलाइज होगी। हाउएवर, अच्छा लिखा हुआ क्या है, HL capitalizes finance cost on such loan in accordance with IAS 23 borrowing cost. However, the financial charges are admissible as an expense under the tax law। यानी अकाउंटिंग के लिहाज से आप बोरिंग कॉस्ट क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन टैक्स के लिहाज से, ठीक है जी। अब क्या करना है बेटा, जरा देख लो ऊपर क्या इंफॉर्मेशन है इससे मुताल्लिक। 10% लॉन्ग टर्म लोन और कोई इंटरेस्ट वगैरह अक्रूड नहीं हुआ हुआ। अब आ जाइए बेटा आप लोग, अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हुआ होता तो इंटरेस्ट पेएबल, या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट हुआ होता तो इंटरेस्ट पेएबल क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ होता। तो कोई इंटरेस्ट अक्रूड नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट क्या करना है आपने, अक्रूड करना। मतलब अक्रूड कैसे करोगे आप, बोल दो भाई बोल दो। CWIP डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल कर। उसके बाद HL sales goods with, and it is estimated that warranty expenses are 3% of annual sales। बहुत तवज्जो। Actual payments during the year, आवाज ही नहीं है,
ये वो पॉइंट है, जागने वाली बात है। एक्चुअल पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर against warranty claims of the products sold during the current and previous year were rupees 2.5 million and आवाज ही नहीं है आप लोग की बेटा। क्या? यस सर। क्या? यस क्या 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 बेटा? वारंटी दे रहा है 1 साल की, और उस वारंटी के ऊपर जो आने वाला खर्चा है वो आपकी सेल का 3% है। ठीक है जी। जब आप अपने आप से सवाल करके बताइए, अपने आप से पूछिए पहले कि जब आप वारंटी का प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो आप क्या एंट्री पास करते हैं? हाँ, वारंटी कॉस्ट डेबिट, इससे प्रोविजन फॉर वारंटी की लायबिलिटी क्या होती है? क्रिएट होती है। लास्ट ईयर आपने प्रोविजन बनाया होगा, बोले, तो इसका मतलब प्रोविजन फॉर वारंटी का आपका लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वही इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। अच्छा, वो ओपनिंग बैलेंस होगा। अब कंफर्म करना है कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो पेमेंट नेट ऑफ करने के बाद है उससे पहले, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, अब बताइए, इस साल आपने जितनी पेमेंट्स की, आपने इस साल एक पेमेंट की है वारंटी के अगेंस्ट, कितनी? 2.5 की। दूसरी कितने की? 8 मिलियन की। टोटल पेमेंट्स 10.5। इसकी एंट्री पढ़ ले। इसको बोलेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोविजन, बोले ना बेटा। हाँ, प्रोविजन फॉर वारंटी डेबिट बैंक क्रेडिट, ये एंट्री बन रही है ना। अगर यही एंट्री बनी हुई है तो हमारा वारंटी का जो बैलेंस लिखा हुआ है कहां पर, वो नेट ऑफ पेमेंट्स है। और अगर ये एंट्री नहीं बनी तो ये बैलेंस नेट ऑफ पेमेंट्स नहीं है। बेटा समझ रहे हो इस बात को या नहीं? कल वाला पॉइंट दोबारा आ रहा है। कल वाला यही पॉइंट हमने कहां सीखा, अब ये दोबारा यहां पर आ रहा है। तो तय ये करना है कि वो बैलेंस नेट ऑफ, ख्याल रखने वाली बात। अच्छा जी, अब अल्फाज क्या है? अल्फाज ये हैं, एक्चुअल पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर अगेंस्ट वारंटी क्लेम्स फॉर द प्रोडक्ट्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। वो प्रोडक्ट जो इस साल बिकी, जिनकी वारंटी का प्रोविजन इस साल ही क्रिएट होगा, उनके अगेंस्ट हम पेमेंट कितनी कर चुके हैं? तो वो इस साल की वारंटी की लायबिलिटी भी क्रिएट करें, आवाज ही नहीं है। और उसके अगेंस्ट क्या करें? क्लेम भी एडजस्ट करें, आवाज ही नहीं है बेटा आप लोग। पिछले साल की जो लायबिलिटीज क्रिएटेड हैं उनके अगेंस्ट आपने कितने क्लेम लिए? 8 मिलियन। दीज हैव बीन डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट या एडमिन एक्सपेंस। यानी आपने एंट्री बना ली क्या? एडमिन एक्सपेंस डेबिट, एडमिन एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। हालांकि आप इसका एक्सपेंस तो उस साल में रिकॉर्ड कर चुके हैं जिस साल में आपने एंट्री बनाई थी। वारंटी कॉस्ट डेबिट, प्रोविजन फॉर, तो क्या आप प्रोविजन क्रिएट करते वक्त जब एक्सपेंस मान चुके हैं तो क्या आप पेमेंट करते वक्त दोबारा एक्सपेंस मानेंगे? बोले, जवाब दें। दोबारा एक्सपेंस मानेंगे? बेटा ये बात कर रहा हूं ना, बड़े बड़े घूम जाते हैं इसके अंदर, इसलिए बोल रहा हूं, तो मुझे सुन लो। अब जरा देखना भाई, ये अकाउंट खुला किसका? बोलो यार, बोलो। पार्टिसिपेशन नहीं है तो फिर बेकार है। फिर इस लेवल पे आने के बाद भी क्या बेकार हो जाएगा फिर मामला। भाई ऑनलाइन वाले बोले सब लोग। प्रोविजन फॉर वारंटी का अकाउंट, अब ये तय कर लो, यहां जो बैलेंस बीडी है वो 10,000 है, यहां जो बैलेंस बीडी है 10,000 है। ये 10,000 का बैलेंस वो है जो लास्ट ईयर क्रिएट हुआ होगा, और ये लास्ट ईयर की सेल का परसेंटेज होगा। पक्का? पिछले साल की जो वारंटीज हमने दी हैं उसमें से हम इस साल कितना क्लेम कर रहे हैं? 8 मिलियन का। और रुपीज इन थाउजेंड में क्या बनेगा? 8,000। उसकी एंट्री क्या बननी चाहिए? कैशिया, बैंक क्रेडिट, प्रोविजन फॉर वारंटी डेबिट। गलती से आपने क्या एंट्री बना दी? तो एडमिन एक्सपेंस को जरा रिवर्स कीजिए। एडमिन एक्सपेंस क्रेडिट कीजिए, प्रोविजन फॉर वारंटी क्या करते हैं? डेबिट का। यहां रेफरेंस आ गया बेटा एडमिन एडमिन एक्सपेंस, कितने से बेटा? 8,000। पक्का? अच्छा,
ये पिछले साल की सेल्स पे बनने वाला प्रोविजन है, जो पिछले साल की सेल्स साल भर में परफॉर्म हुई, और ये प्रोविजन पिछले साल के एंड पर क्रिएट हुआ, लेकिन वो सेल तो साल भर में हुई होंगी ना, तो पिछले साल के बाद इस साल के एंड तक इसका एक साल तो पूरा हो गया ना। तो इसमें से जो लोग अपने क्लेम्स रिकवर नहीं कर सके, उनके क्लेम्स अब क्या हो गए यार, उनके क्लेम तो क्या हो गए, एक्सपायर हो गए। तो इसका मतलब क्या है, आपको एक काम करने की जरूरत है कि इधर से 2000 रिवर्स कर देने आप, उस कैंप पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट प्रोविजन वारंटी डेबिट। ये अकाउंट बिल्कुल क्या हो गया बेटा, खाली हो गया। यानी मैं इसको जानबूझकर दो हिस्सा बना रहा हूं, क्योंकि आईके में तो वर्किंग की है ना, फिर वो कमाल वर्किंग है, फिर तुम टेंशन में जाओगे देखकर। तो स्टेप बाय स्टेप समझ लो इसको। अब तक बताओ, ये अकाउंट की वजह से प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस जा रहा है या एक्सपेंस का रिवर्सल जा रहा है? ठीक है जी। एक 8000 से एडमिन एक्सपेंस को जो कि रॉन्गली डेबिट हुआ है, वो क्रेडिट, वो तो एरर है, उसको ठीक कर दो। और जो इस अकाउंट के अंदर 2000 का एक्सेस प्रोविजन मौजूद है, जो अब क्लेम हो, उसको रिवर्स कर दो, तो वो 2000 का इंपैक्ट जाएगा। पक्का? अच्छा, इस साल सेल्स, इस मतलब हमने ओपनिंग बैलेंस मुकम्मल तौर पे क्या करवा दिया बेटा, सेटल करवा दिया। अब ये बताइए इस साल की सेल्स कितनी, प्रॉफिट लॉस में क्यों? क्योंकि जब एक्सपेंस बनाया था तो कहां लेकर गए थे, जब वारंटी 10,000 से जब एंट्री बनी होगी तो इंपैक्ट कहां गया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लाइबिलिटी क्रेडिट हुई थी, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट हुआ था। आज लाइबिलिटी बगैर सेटल हुए क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। तो लाइबिलिटी डेबिट होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, और इंपैक्ट जाएगा एडमिन एक्सपेंस के अंदर, ख्याल रखेगा। लेकिन मैं लॉस प्रॉफिट एंड लॉस इस्तेमाल कर रहा हूं। प्रोविजन क्रिएट होना और प्रोविजन रिवर्स होना, दोनों की एंट्री क्या है, अपोजिट है। जब प्रोविजन क्रिएट हो रहा है तो एक्सपेंस डेबिट होकर प्रोविजन लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, और जब प्रोविजन रिवर्स हो रहा है। 8000 से प्रोविजन क्या हुआ, यूटिलाइज्ड हुआ। 8000 से प्रोविजन क्या हुआ, यूटिलाइज्ड हुआ। 2000 का प्रोविजन क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। तो वो अब वो जिन हमने एक्सपेक्ट किया था कि लोग हमसे क्लेम करेंगे, लेकिन वो लोग हमसे क्लेम ही नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब आते हैं प्योरली इस साल के डिस्कशन पर। इस साल का डिस्कशन क्या है, हम इस साल नया प्रोविजन क्रिएट करते हैं। क्या इम्पैक्ट गया, वारंटी कॉस्ट डेबिट, यानी वारंटी कॉस्ट डेबिट का मतलब क्या, एक्सपेंस डेबिट। एक्सपेंस डेबिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। सेल्स की हमारी वैल्यू क्या है बेटा, 2,01,407। इसका लेना है आपने 3%, 6,042, 6,042 आ गया। तो इस साल के जो प्रोविजंस हैं, जो इस साल की सेल पे बनाए जा रहे हैं, उसमें से भी इस साल क्या हुई है, 2,500 की सेटलमेंट हुई। अब उसकी एंट्री बनाइए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर वारंटी डेबिट, बैंक क्रेडिट। और ये हमने गलती से कहां डेबिट कर दिए, एडमिन एक्सपेंस। तो अब मतलब बैंक वाली एंट्री, मतलब हमने गलती से झाई की एंट्री क्या बना दी, एडमिन एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, हालांकि एंट्री बननी चाहिए थी प्रोविजन फॉर वारंटी डेबिट। तो अब क्या कर दें, बैंक क्रेडिट वाली एंट्री तो बनी हुई है ना, जो गलत डेबिट हुआ क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। एडमिन एक्सपेंस क्या कर दें, क्रेडिट कर दें, प्रोविजन क्या कर दें, डेबिट कर दें। 2,500। तो अब आपका बैलेंस सीडी क्या बचेगा, 3,500। ये कौन है भाई, क्या हुआ बेटा हाजिर, तबीयत ठीक है तुम्हारी?
ये मैंने बेटा दो हिस्सों में रिकॉर्ड किया है। नाउ व्हाट इज द नेट इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट लॉस अकाउंट? व्हाट इज द नेट इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट लॉस अकाउंट? देखो भाई, पहली बात, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से 8 और 2,500 का तो पहले इम्पैक्ट रिवर्स करना है। 10,500 तो एडमिन एक्सपेंस से रिवर्स कर दो, कर दिए भाई। फिर 6,042 से आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है और 2,000 से आपका एक्सपेंस रिवर्स हो रहा है। नेट इम्पैक्ट 4,042। 4,042 आपके एडमिन एक्सपेंस का पार्ट बनने चाहिए। अब मसला सारा ये है कि ये दो हिस्सों में बढ़ता है तो बंदे से एरर होने की चांस है। आई कैप वर्किंग करता है तो अपने स्टाइल में करता है। अब ये दो हिस्सों में बनाने के बजाय मैं अगर इसको एक हिस्से में बना दूं तो ये और आसान है, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको इस तरह समझ पाते हैं, समझ पाते। उससे उससे आपको वही बैलेंस मिलेगा जो प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए। हमने देखा प्रोविजन फॉर वारंट, हमने देखा बैलेंस बीडी कितना बेटा 10,000। हमने कहा जो पेमेंट्स हुई वो हमने गलती से कहां डेबिट कर दी, तो एडमिन एक्सपेंस क्रेडिट कर दें। अगर ये एडमिन एक्सपेंस में ना डेबिट हुआ होता तो क्या होता, डायरेक्ट इस अकाउंट में डेबिट होता और यहाँ रेफरेंस किसका आ रहा होता, बैंक का। याद है ना, कुल मिला के कितनी पेमेंट्स हुई, 10,500। ये मैंने इकट्ठी दिखा दी। अब आप सोचिए कि आपका यहाँ पर सही क्लोजिंग बैलेंस क्या हो। बस जैसे ही आपने यहाँ पर सही क्लोजिंग बैलेंस पुट कर दिया, जैसे हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का सही बैलेंस अगर आप निकाले तो ऑटोमेटिक ये अकाउंट आपको बैलेंसिंग फिगर निकाल के देगा। बस यहाँ शर्त ये कि आप सही बैलेंस निकाल लें। आइए फिर आइए के कॉन्सेप्ट। हमने कहा बैलेंस शीट तो हमने कहा बैलेंस शीट क्या होना चाहिए जरा देखिएगा। हमने कहा 2,01,407 जो इस साल की सेल है उसका 3% हम पे क्या बना, लायबिलिटी। लेकिन उसमें से भी हम 2,500 की लायबिलिटी सेटल कर चुके हैं। तो इस साल की सेल्स के अगेंस्ट बनने वाली लायबिलिटी का बैलेंस कितना बनेगा, 3,000। अब जब आपने 3,500 बैलेंस यहाँ लिख दिया है बेटा, तब जरा इसका इम्पैक्ट लेके देखें। आपको यहाँ इम्पैक्ट मिलेगा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड वो नेट इम्पैक्ट मिल जाएगा चारों तरफ बैलेंस। क्या ख्याल है? मेरा काम क्या है, समझाना। बस ऊपर वाले में ये ख्याल रखिएगा कि एक्सपेंस 2,000 से रिवर्स हो रहा है, 6,000 से क्रिएट हो रहा है, तो नेट इम्पैक्ट कितने का है, 4,000 बैलेंस। तो ऊपर वाला मैंने इसलिए करवाया कि भाई जिस तरह आपका दिल माने। ठीक है जी। उम्मीद है बेटा इस क्वेश्चन का सबसे जो बारीक एरिया था वो क्या था, यही था। ऑन 1 जनवरी 2016 HL स्टार्टेड। देखा आई क्या यार, IS-37 इधर आ गया, IS-10 इधर आ गया, IS-38 इधर आ गया, IS-12 पूरे में आ गया। ऑन 1 जनवरी, अब तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी तो आ सकता है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मेरे तो बहुत तवक्को थी आईकेएफ से कि फाइनल, जब से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट बना तो फाइनल अकाउंट के अंदर पूछा है, लेकिन अब तक तो नहीं पूछा, क्या पता धमाके तो होंगे इस बार। ऑन 1 जनवरी, यही वारंटी वाली सेम ट्रांजैक्शन चैप्टर 2 के एमसीक्यू में पूछी हुई। ओके, अच्छी बात है। तो वहां भी मैंने चैप्टर 2 कौन सा था, 38, दिमाग खराब हो गया, हालत देखो यार। फाइनल अकाउंट से फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट से, हाँ यही है ना। तो यही फाइनल, हम क्या कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स तो कर रहे हैं। लेकिन वो चैप्टर 2 इसलिए नहीं कर सकते हम क्योंकि फाइनल अकाउंट्स करने के लिए पहले सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ना जरूरी है। ये पढ़ लिए तभी तो क्वेश्चन हो रहा है, वरना शुरू में कैसे होता, हार्दिक तो रोता था उसी वक्त। अभी तो सो रहा है, रो थोड़ी रहा है। अभी इसको बोलता क्वेश्चन मुझे आता है, मैंने कर लिया है।
On 1st January 2016, HL started research and development for a new product. On 1st May 2016, the recognition criteria for calculation of internally was made. The product was launched on HL incurred 20 million from the commencement of research and development work till launching of a product and charge. देखो इसमें तीनों फेज हैं. जनवरी 1 से क्या हुआ, रिसर्च फेज शुरू हुआ. नंबर 1 को प्रोडक्ट बन गई और लॉन्च हो गई. ठीक है भाई, नवंबर 1 को प्रोडक्ट बन गई और लॉन्च हो गई. तो यहां से ये अमोर्टाइज होना शुरू हो गया. HL इनकट 20 मिलियन फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सबसे पहले करो जनवरी से लेकर क्या 31 अक्टूबर, कितने महीने, 10 महीने. 10 महीने का ड्यूरेशन आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पीरियड है. आवाज ही नहीं है यार. तो इसमें से जितना ऐसा रिसर्च पीरियड से बिलोंग करता है तो चार्ज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जितना हिस्सा बिलोंग करता है डेवलपमेंट से और अगर तमाम क्राइटेरिया मेट होते हैं वो कैपिटलाइज होगा, फिर वही अमोर्टाइज होगा. 2 महीने की चार्ज होगी अमोर्टाइजेशन. HL incurred 20 million from commencement of research and development work till launching of the product and charge it to. ठीक है जी. It is estimated that the useful life of this new product will be 20 years. यानी इसने पूरे के पूरे 20 मिलियन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बना दिए. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जरा करो क्रेडिट कितने से, 20 मिलियन से. एंट्री बन रही है भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट कितने से, 20 मिलियन से. It may be assumed that all cost accrued evenly over the period. तो ये जो कॉस्ट है 10 मंथ पे अक्रूड क्या कर लो, बराबर कर दो. अगर 20 को डिवाइड बाय 10 कर दें तो पर मंथ क्या होगा, 2 मिलियन बनेगा. On December 31, 2016, the recoverable amount of the development expenditure was 10 million. For tax purpose, research and development costs are allowed to be amortized over 10 years. ठीक है जी. तो यहां पर क्या है, रिकवेबल अमाउंट मिल गया आपको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का. लाइफ हमारे हिसाब से कितनी, टैक्स के लिहाज से कितनी है, ये फिर उस जमाने का क्वेश्चन है जब टैक्स के अंदर इनटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ 10 साल से ज्यादा नहीं हो सकती थी. अभी तो आपके पास जो है वो 25 साल उस इनटेंजिबल एसेट की लाइफ जिसकी लाइफ ना हो, इंडेफिनिट. लेकिन पहले ये लिमिट 10 साल थी. ठीक है ना. और मतलब दोनों केसेस में थी. अगर लाइफ 10 साल से ज्यादा है तब भी 10 साल पे अमोर्टाइज करो, जैसे इसमें लाइफ 20 साल है तब भी 10 साल पे टैक्स में अमोर्टाइज करो. और अगर लाइफ डिफाइन ही नहीं है तब भी 10 साल पे अमोर्टाइज करो. ठीक है जी. फॉर द टैक्स पर्पस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आर अलाउड टू बी अमोर्टाइज ओवर 10 years. तो पहली बात, टैक्स के लिहाज से कैपिटलाइज, आवाज ही नहीं आ रही बेटा, टैक्स के लिहाज से भी कैपिटलाइज और अकाउंटिंग के लिहाज से भी कैपिटलाइज. क्या कहीं लिखा हुआ है डेवलपमेंट क्राइटेरिया कहीं मैट हुआ हमारा, कहाँ लिखा हुआ है? On 1st May 2016 recognition criteria for calculation for internally. तो इसका मतलब अकाउंटिंग के लिहाज से हम पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे, टैक्स के लिहाज से पूरी कर देंगे. समझ पा रहे हैं बात या नहीं? तो 1 मई से हम क्या करते हैं, मतलब यानी इसका मतलब क्या, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 8 मिलियन क्या हो गए, 8 मिलियन क्या हो गए. अब इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एंट्री बनाओ. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट कितने से, 20 मिलियन से. पक्का. रिसर्च कॉस्ट डेबिट एडमिन एक्सपेंस के तौर पे कितने से, 8 मिलियन. डेवलपमेंट कॉस्ट डेबिट 12 मिलियन से बतौर एसेट. 12 मिलियन के ऊपर चार्ज करेंगे हम अमोर्टाइजेशन. 12 डिवाइड बाय 20, 12 डिवाइड बाय 20.6 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12.1, 0.1 से चार्ज होगी अमोर्टाइजेशन. और ये प्रोडक्ट डेवलप करने की है, मतलब यानी जाहिर सी बात है इसकी इन्वेंट्री बन रही होगी तो इसको हम ले जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो एंट्री बनेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, डेवलपमेंट कॉस्ट या अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट. बोले भाई जवाब दें यार, पक्का.
और जो डेवलपमेंट कॉस्ट ऊपर चल रही है, सॉरी, जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऊपर चल रहा है उसके बारे में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है सिवाय बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज। बातें याद है या नहीं याद? अच्छा, शाकिर के अंदर भी वो वाला पॉइंट आ चुका है, कौन सा वाला? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने वाला पॉइंट। अच्छा, डेवलपमेंट कॉस्ट वाला भी शाकिर में आया हुआ है पॉइंट, अगर याद हो। डेवलपमेंट कॉस्ट वाला उसमें भी आया हुआ है, क्या कहते हैं, शेप के अंदर भी। 12। अब टैक्स में आ जाओ। टैक्स के लिहाज से पूरे के पूरे 20 मिलियन क्या है, कैपिटलाइज। 20 को डिवाइड किससे किया आपने? जी बेटा, यहां तक बात समझ में आई सब लोगों को? तो टैक्स के लिहाज से 20 मिलियन कैपिटलाइज, उसको डिवाइड बाय आपने 20 किया, आंसर क्या आया? 1 मिलियन। 1 मिलियन बन गई आपकी टैक्स अमोर्टाइजेशन। टैक्स डब्ल्यूडीवी क्या बनी इसकी? 19 मिलियन। अब क्या बोलते हैं भाई? एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30%। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ 31 December in accordance with the requirement of IFRS, मतलब IS1 ही obviously। compute current tax and compute। लेकिन हम तो बनाएंगे नोट बेटा। वैसे पेपर में जो मांगे वो बनाना, लेकिन अभी तो हम सीख रहे हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचो, जी वाला 24 नंबर, ये वाला 26 नंबर। ठीक है जी। आधा पेपर पास हो गया, आधा। आधा पेपर पास हो गया जिसको आता है। अब बेटा डॉट्स याद है कहाँ का क्या करना है? क्या याद है? कुछ भी याद नहीं? क्या याद है? कुछ भी याद नहीं? जब तक एंट्री नहीं बनाऊंगा तो मैं कुछ भी याद होगा ही। फिर तुम्हारी एंट्री की आदत पड़ जाए, बगैर एंट्री के सॉल्व करो। चले जी, हादी लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2016। मोहसिन भाई आ गए भाई, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं सबको। कितनी बड़ी शख्सियत है आप जानते हैं? मतलब हमें एजाज बख्शते हैं हमेशा यहाँ पर आने के बाद। इतने बड़े शायर, नामी गिरामी शायर हमारी क्लास में मौजूद हैं, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है जी। सेल्स, कोई सेल्स रिटर्न बेटा? कोई डिस्काउंट अलाउड नहीं। सेल्स की वैल्यू क्या दी हुई है? 2,01,400। लेस कर दें क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसकी करनी पड़ेगी हमें वर्क। क्यों? उसके ऊपर लेने हैं प्लांट की डेप्रीसिएशन के इफेक्ट। प्लांट एंड मशीनरी है ना बेटा।
पेज नंबर 3 पे कीजिएगा वर्किंग ईयर, अगर हम, क्योंकि नोट रिक्वायर्ड नहीं लेकिन हम फिर भी बना रहे हैं। या पेज नंबर 2 पर आप क्या बनाएंगे, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग, क्योंकि वो रिक्वायर्ड है। आप ये वाली वर्किंग करने के बाद भी उसको अपनी रिक्वायरमेंट बी को शो कर सकते हैं, उसके मार्क्स आपको अलग से मिल जाएंगे। ठीक है, वर्किंग, वर्किंग नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमजा बेटा एक एक करके जो है ना पेपर ड्रॉप कर रहा है। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 78,664, इसको बोलेंगे एज पर ट्रायल बैलेंस। 78,660, इसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। वर्किंग नंबर 1.1 कर लेंगे इसके लिए अलग से, उसमें ऐड करेंगे उसके बाद अमोर्टाइजेशन। वो तो आसान है, 20 मिलियन में से आपने क्या किया, 6 महीने की डेवलपमेंट कॉस्ट क्या किया आपने, कैपिटलाइज की। जवाब दें, उसको डिवाइड किससे किया आपने, 20 से, मल्टीप्लाई किससे किया, 2 डिवाइड बाय 12 से। तो आंसर इसको 20,000 लिखिएगा आप सब लोग, 100 पक्का। बेटा कैलकुलेट कर लो यार, मतलब कि पड़े हुए हो इधर बैठे हुए। हाँ जी, कितना आंसर है यार, बोले क्या कर रहे हो आप लोग, बेकार हो, मैं खुद कर लेता हूँ। क्या फायदा अब यार, 12,000 डेवलपमेंट कॉस्ट क्या हुई, कैपिटलाइज हुई, डिवाइड किससे किया, 20 से, आ गई पर डेप्शन, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, 600 जो थी वो पूरे साल की डेप्शन 100 आ गया, खत्म बात, यार इतनी आसान बात। 100 से चार्ज करवा दिया आपने, इसमें से लेस करवाएं जो पूरी कॉस्ट आपने क्या कर दी है, इसमें डेबिट कर दी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, इसमें डेबिट हुई भी है ना भाई। लेस करवा दी। और कुछ जो इसका इम्पैक्ट हमने सीखा हो उसके, डेप्शन का इम्पैक्ट आ गया। जवाब दे बेटा, और कुछ जो इसमें आना चाहिए। आवाज ही नहीं बेटा आप लोग की, सन्नाटा, खामोशी, बस यही चले, बस यही है बेटा। वो ले रहे हैं इम्पैक्ट, बेडेड, बेडेड यहाँ आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे आता है। बेडेड बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। अच्छा जी, अब करते हैं वर्किंग नंबर 1.1, डेप्रीसिएशन। प्लांट वो जो डिस्पोज ऑफ हो गया, डिस्पोज ऑफ जाने वाला प्लांट, उसकी कॉस्ट 25,000, 25,000 का 10%, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। जी बेटा 1200। उसके बाद न्यू वाला, न्यू की कॉस्ट क्या है, 35,000, उसका भी लिया आपने 10%, मल्टीप्लाई किससे किया, 6 डिवाइडेड बाय 12, 1750। अच्छा, उसके बाद नंबर 3, फुल ईयर,
फुल ईयर वाले। अच्छा अब देखें, तो आपके पास जो बैलेंस दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, वो दिया हुआ है 3,05,000। वो बैलेंस बेटा 15 का एडिशन करने के बाद है। उसमें पूरा 35 शामिल नहीं है, 15 शामिल है, पेमेंट शामिल है, 20 शामिल नहीं है, वो तो हम करेंगे शामिल। लेकिन जिस वैल्यू पे हमें निकालनी है डेप्शन, उसमें 15 क्या करते हैं हम अलग करते हैं, और 25 का क्या करते हैं डिस्पोजल करते हैं। तो आपके पास बैलेंस है कितना, 3,05,000 माइनस 15,000 माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, कितना 26, 26,500। सम कर दूंगा जी। 29,500 की आपने चार्ज कर दी डेप्रीसिएशन। जी बेटा, इतने बड़े होने के बाद भी अगर ये सवाल करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लीज। 38,000, 88,264। क्या आएगा बेटा ग्रॉस प्रॉफिट? कितना? 1,13,113। जाने वाले शिप में हमें कोई गेन ऑन डिस्पोजल नहीं, लॉस है, तो अदर इनकम हमारे पास कोई नहीं। जवाब दें बेटा, पक्का भाई? और ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हमारे पास कोई अदर इनकम मौजूद नहीं है। आवाज नहीं आ रही बेटा आप? अच्छा, अब लेस करना है क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसकी भी कर लें बेटा वर्किंग, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसकी भी कर लें वर्किंग। वर्किंग नंबर 3, सेलिंग एंड, आवाज ही नहीं आ रही बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। जी अच्छा भाई, वर्किंग 2 हो गए मेरे बच्चे। ठीक है, वर्किंग 2 एज पर ट्रायल बैलेंस। एज पर ट्रायल बैलेंस कितनी है बेटा, बोले? जी बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस नहीं है, एडमिन है, लेकिन हमें क्रिएट तो करना है ना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो एज पर ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ आपको। चले आगे बढ़ते हैं। तो वारंटी कॉस्ट में ऐड करते हैं। उसकी हमने टी अकाउंट बना के बैक पे वर्किंग कर दी, उसको आप यहाँ जोड़ दीजिएगा, बना देगा। तो उधर इम्पैक्ट हमारा कितना आ रहा है, 4,000, पक्का 4,042। उसके बाद बेड डेट्स। बेड डेट्स कितने हैं बेटा? बेड डेट्स, बेड डेट्स, बेड डेट्स। नहीं बेटा, जो राइट ऑफ करना है वो भी तो है ना।
ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास डेटर का बैलेंस क्या दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स का 61,400। ठीक है बेटा, 61,400 में जो है वो 10 मिलियन का रकम है जिसका 80% जो है बैड डेट है। ठीक है, तो 10,000 का 80% प्लस, और जो बैलेंस है आपके पास, जो बैलेंस है आपके पास डेटर का वो कितना है, कितना बेटा, 61,400। उसमें 10,000 का कर दें, माइनस कर दें, क्या बचेगा, 51,400। उसका निकालेंगे आप 6%। ठीक है जी, और उसमें से लेस करेंगे इसका ओपनिंग बैलेंस कितना, 5,000। तो मिलेगा इस साल का इंक्रीज इन प्रोविजन। व्हाट इज द टोटल इम्पैक्ट। चले भाई, हालात इधर ही खराब होना शुरू हो जाते हैं हमारे हमारे पास, मतलब दिमाग हमारा जो है ना टी अकाउंट के बगैर तो काम करता ही नहीं, क्या करें, सब छोड़े भाई, आ जाए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बोलो बेटा बैलेंस बीडी कितना है, बोलूंगा वही वन अकाउंट अप्रूव बना लो बेटा। डेटर राइट ऑफ कितने से किया आपने, नहीं बेटा 10 का 80%, 8,000 से, तो प्रोविजन डेबिट कर दिया, डेटर अकाउंट क्रेडिट कर दिया, कितने से, 8,000 से। अब फिर वही कहानी, अगर यहाँ पुट कर देते हो करंट सही बैलेंस सीडी, तो खुद ब खुद तुम्हें इम्पैक्ट मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपके पास डेटर का बैलेंस है 61,400, उसमें से आप 10,000 के ऊपर ट्रीटमेंट कर चुके, उसको लेस करवा दो, उसका निकाल लो आप 6%। कितना आंसर आएगा, 3,000। जी आपका बैलेंस सीडी है 3,084। इम्पैक्ट गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,084। ठीक है जी, इम्पैक्ट गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से बेटा, 6,084। 6,084 से कंफर्म, ओके। अब इसको समझना चाह रहे हो तो उसको समझ लें। 5,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस है, 3,084 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है किसका, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का। दोनों का डिफरेंस डिक्रीज इन प्रोविजन, आवाज नहीं आ रही, दोनों का बैलेंस कितने से, डिक्रीज इन प्रोविजन कितने से, दोनों का डिफरेंस निकालिए, या मैं जो बोल रहा हूँ कर लिया करो बेटा, हम निकाल लो बेटा। 1,916, 1,916 से एक्सपेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 8,000 से बेड डेट राइट ऑफ होने के बिना पर एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दोनों को नेट कर दो, तो इस अकाउंट का फायदा ये है कि आपको, और ये जो मैंने ब्रैकेट में वर्किंग की है इसका रिजल्ट भी 6,084 आया। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा कोई और इम्पैक्ट, वारंटी का इम्पैक्ट ले लिया हमने, बेड डेट का इम्पैक्ट ले लिया हमने, इसके अलावा कोई और इम्पैक्ट जो इसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का पार्ट बने, नो, बोले भाई एडमिन एक्सपेंस बहुत कुछ आना है अभी, आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोग। चल सम करते हैं इसका, 10,100, आसान हो जाए, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमारा अभी वर्किंग से कितना एक्सपेंस आ गया इसका, 10,126, 10,126। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अब उसको वर्कआउट करना है आप, वर्किंग कर ले, वर्किंग नंबर 3, एडमिन एक्सपेंसेस
ठीक है जी। एडमिन एक्सपेंस जब आपने इसमें से क्या किया, लिखा आपने यहाँ पर, तो एज पर ट्रायल बैलेंस, एज पर ट्रायल बैलेंस कितना है बेटा एडमिन एक्सपेंस? 7,000 37,000 इसमें से लेस करवा दें वारंटी पेमेंट्स जो आपने इसमें रॉन्ग, कितनी बेटा 10,500। ठीक है बेटा, इसमें ऐड करवा दे रिसर्च कॉस्ट, ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 10 क्लियर है सर? 10 महीने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई ना बेटा, उसके बाद तो आपका प्रोडक्शन फेज क्या हो गया शुरू, कितना हो जाएगा बेटा 8,000। अच्छा जी, और क्या क्या इधर आना चाहिए एडमिन के अंदर? लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल वर्कआउट कर लें। अच्छा 20,000 क्या था आपका, 10 लाउंस था, माइनस 25,000 था उसका, तो आपने इसको कितना अर्सा इस्तेमाल किया, 1.5 साल, तो इसकी WDV फिर 8.5 साल के बराबर हुई। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 8.5 से, डिवाइड करूं किससे, 10 से, तो डायरेक्ट मिल जाएगी WDV, तो आपको लॉस मिल जाएगा डिफरेंस 1250। और ये वाली टेक्निक आप जानते हैं, हम कंसोलिडेशन भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, कम्युलेटिव नहीं भाई, WDV क्या, डायरेक्ट WDV जम करना, कि WDV क्या होनी चाहिए, 1,250। अच्छा जी, इम्पेयरमेंट लॉस किस पर, डेवलपमेंट कॉस्ट। अगर कोई इम्पेयरमेंट है तो इसका इम्पैक्ट यहाँ जाना चाहिए। अच्छा पहले इसको एक दफा देख लें प्लीज, इसको एक दफा देख लें कि क्या क्या है, तवज्जो दरकार है आप सबकी बेटा। तो प्लान का इम्पैक्ट हम देखो देखो क्या क्या आइटम है, प्लान के इम्पैक्ट हम ले चुके हैं। ठीक है जी, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, वो तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट बनेगी, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो तो फाइनेंस चार्ज में आती है अगर आती भी तो। वारंटी कॉस्ट का भी हम इम्पैक्ट ले चुके हैं, इधर से रिवर्स कर चुके हैं, वहां पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज कर चुके हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इम्पैक्ट उसकी अमोर्टाइजेशन भी हम चार्ज कर चुके हैं। अब मसला ये कि यहाँ बचता है उसका रिकवरेबल अमाउंट है कितना बेटा, 10 मिलियन। अब जरा बताइए, तो जो देखा 10 मिलियन हमारा रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है, और हमने कैपिटलाइज कितना किया 12,000, और उस पर अमोर्टाइजेशन कितनी चार्ज की है 100 की, तो इसका मतलब क्या हुआ 11,900 आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट की WDV है, और उसकी रिकवरी कितनी है, तो आपको लॉस कितना हुआ 1,900। 1,900 का क्या आ गया आपके पास, इम्पेयरमेंट लॉस। और कोई आइटम जो इसमें रहता हो, सारे पॉइंट कवर हो गए, ये पॉइंट भी कवर हो गया, चलिए बोलिए। 38,000, 38,286। कितना हुआ बेटा, 48,400। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, 64,700
31। अच्छा, फाइनेंस चार्ज दिया हुआ है हमें कोई यहाँ? ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में कोई फाइनेंस चार्ज दिया हुआ है? लॉन्ग टर्म लोन तो दिया हुआ है बेटा, उसका उसकी बोरिंग कॉस्ट पूरी की पूरी क्या होगी? कैपिटलाइज होगी। चले, इसका मतलब फाइनेंस चार्ज नहीं आ रहा, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेस क्या करते हैं इसमें से? टैक्सेशन। इसकी मांगी है उसने आपसे वर्किंग, लेकिन हम बनाएंगे इसका note। और आएगा उसके बाद आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। खादी लिमिटेड, देख लो बेटा बना के, नोट्स टू द अकाउंट्स। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। जी बेटा, मंथली क्या करना है? क्या हुआ अचानक से? नमाज पढ़े बेटा? मैंने, इतने सारे लोग बैठे हैं, मेरा कैलकुलेशन करो यार, किसमें फर्क है भाई? ये गलत दिखा हुआ है, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा गलत दिखा हुआ है। 37,636 माइनस 10,500 प्लस 8,000 प्लस 1,250 प्लस 1,900। ठीक है जी, ओके। नोट नंबर 12, टैक्सेशन। करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स। बहुत सिंगर नमाज का ब्रेक कर, नमाज पढ़ के आते हैं। ठीक है। 12.1, रिलेशनशिप बिटवीन ये मांगा नहीं गया, मैं इजाफी बना रहा हूँ बेटा, फिर याद दिला दो। पेपर में जो चीज ना मांगी जाए बनाने की जरूरत नहीं। अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। $64,730।
टैक्स at 30% of above. 64,731 का 30% निकाल 19,419। चले इसको रिकंसाइल करना है हम। तो अब जरा करंट टैक्स की वर्किंग जो हमारी रिक्वायरमेंट नंबर बी है, करंट टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, $67 add or less inadmissible expense or income। ठीक है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कोई वर्किंग हुई है ना हमारे पास। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 29,500 एड बैक करवा दी। बेडेड एक्सपेंस जो इस साल चार्ज किया आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 एंड पक्का भाई सब लोग बताएंगे यही है भाई। जरा देखिएगा जरा बेडेड एक्सपेंस कितना चार्ज हुआ है। 29,500 एड बैक हो गया, 6,084 बेडेड एक्सपेंस क्या हुआ चार्ज हुआ। ठीक है जी। वारंटी कॉस्ट 4,000 पक्का। अच्छा इसके अलावा लॉस ऑन डिस्पोजल कितना आया था भाई लॉस ऑन डिस्पोजल 1,250। इम्पेयरमेंट लॉस नहीं बेटा 1,900। बहुत आइटम है बेटा। इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया 1,900। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन रिसर्च कॉस्ट टैक्स के लिहाज से कैपिटलाइज हुई है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरी। आठ हजार। हाँ भाई और कोई आइटम हो तो बताइए। एक्सपेंसेस देखने हैं हमें सारे के सारे भाई। ये 100 की मोडेशन आ गई, डेप्शन आ गई। अच्छा उसके बाद ये उसके बाद क्या हो गया, वारंटी कॉस्ट भी आ गई, बेडेड भी एड बैक कर दिया, 1,900 आ गया, 1,250 आ गया, सब कुछ आ गया मतलब सारे आइटम आ गए। ठीक है इसका बॉक्स बना दो। बोले बेटा 50,806 ये एड बैक हो जाएगा। उसके बाद लेस करवाएं एडमिसिबल एक्सपेंसेस या इनकम। ठीक है एडमिसिबल एक्सपेंसेस या इनकम। टैक्स डेप्रिसिएशन उसके लिए हमारी पॉलिसी क्या है, फुल ईयर। तो जो एसेट है हमारे पास उनकी टैक्स डिडक्शन कैलकुलेट करनी है हम। याद करें कैसे करें। नहीं बेटा तो सब पे करनी है ना टैक्स डिडक्शन तो कैलकुलेट।
आपको टैक्स डब्ल्यूडी दी हुई है क्या उन एसेट्स की? तवज्जो दरकार है ना आप सबकी बेटा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो बात कैसे बनेगी? बेटा जवाब क्या है? साल के स्टार्ट पर हमारे पास टैक्स डब्ल्यूडी है 153 मिलियन। ठीक है बेटा, 153 में से माइनस करें सबसे पहले डिस्पोजल, वो 25 का है। 25 का लिया आपने पहले 75%, फिर लिया आपने उसका 0.85%। ये डिस्पोज ऑफ करवा के जो बैलेंस बचा उस पर लगाया आपने 15%। बोले बेटा 20,559, 59। लेकिन एडिशन भी तो लगानी है ना बेटा, एडिशन जो एडिशन हुआ इसका। बल्कि एक काम ये करें ना, एडिशन पे लेकिन नीचे नाम भी निकलेगा ना, मसला ये। एडिशन हुआ कितने का? 35 का। उसका लिया आपने पहले कितना? 25%। मैं डेप्शन निकाल रहा हूँ। प्लस फिर 35 को आपने क्या किया? नेट ऑफ किया, इनिशियल अलाउंस। फिर उसका लिया आपने 15%। कितना बनेगा? कितना? 12,687.5 भी है, एग्जैक्ट 0.5 है, 88 कर। ये आ गई आपकी टोटल डेप्शन। मैंने अलग अलग लिख दी, आप मिला के भी निकाल सकते हैं अलग से वर्किंग करके, बोलेंगे तो वर्किंग कर लेंगे, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट हो गया तो मैंने ये कर दिया। टैक्स अमोर्टाइजेशन, बीस पूरा का पूरा कैपिटलाइज डिवाइड बाय 10 पूरे साल की चार्ज कर दो। ऐसे ही है ना? क्या आंसर आ गया? उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट वहां कैपिटलाइज है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? एक्सपेंस बनेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, पूरे साल का 7,500। अच्छा, उसके बाद गेन ऑन डिस्पोजल। आइटम भूल जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसके अंदर भाई। अच्छा भाई, क्या है आपको मिली? 20 माइनस 25 इंटू 0.75 इंटू 0.85, डिफरेंस 4,000। बस वो 62 छोड़ दे, पॉइंट इवन है ना, पीछे राउंड कर, उसको आगे राउंड कर दिया, पीछे राउंड इफेक्ट 0.5 का ऊपर नीचे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या बचा? बैड डेट रिटर्न ऑफ। ये करें बेटा, आइटम कितने हैं? कोई चीज भूल जाए तो ऊपर से भी याद कर सकते हैं कि ऊपर इसका जो है उसके नीचे इम्पैक्ट आना चाहिए। बैड डेट इस साल कितने राइट ऑफ हुआ? 8,000। और वारंटी पेड, वारंटी पेमेंट्स 10,500। और कोई इम्पैक्ट हो तो बताइए इसके अलावा बाकी। ठीक है जी, ओके। चलिए सम कर, 65,300, 300 है पक्का? 9। एक वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सारी नेगेटिव है बेटा। क्या रहा है?
तुम लोग सुबह कर दोगे इस तरीके से बेटा? नेगेटिव टैक्सेबल प्रॉफिट्स। ऊपर बेटा 64,731 में 50,876 क्या करवाएं, ऐड करवाएं। 51,185 क्या करवाएं, लेस करवाएं। कितना? 58,000। $58,400। ठीक है, टैक्सेबल प्रॉफिट्स पक्का। टैक्स एट 17,526.27 कर दो यार, मतलब थोड़ा तो दिमाग चलाओ यार। इतने बड़े हो गए हो लेकिन अब तक तुम लोग राउंडिंग करना नहीं है, यकीन करो। हालत तुम्हारी है यहाँ पर। FAR 1 से FAR 2, फिर अब इसी पे जाने वाले हो तुम लोग यार। 27,527 क्योंकि करंट टैक्स। ठीक है जी। अब वर्कआउट करना है आपने क्या, डेफर्ड टैक्स। और पे जो रिक्वायर्ड अप्रोच है वो कौन सी है, SOFP अप्रोच। ये इंपॉर्टेंट बात है। 17,000, 17,000, 27,000 लिख दिया। 10,000 बढ़ गया इसके। 17,527 चलेंगे। उसके बाद क्या वर्कआउट करें भाई? डेफर्ड टैक्स। SOFP अप्रोच। डिस्क्रिप्शन। अकाउंटिंग बेस, टैक्स बेस, डिफरेंस एंड डेफर्ड टैक्स। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, अब इसको तरतीब से लेके चलो। कॉस्ट हमारे पास थी साल के स्टार्ट पे 3,15,000 नहीं, 3 लाख। 15 तो इस साल के दरमियान कैपिटलाइज हुआ है। ट्रायल बैलेंस में 3,15 शो हो रहा है, लेकिन साल के स्टार्ट पे क्या कॉस्ट थी, 3 लाख। जवाब दें बेटा। इसकी कॉस्ट 3,5 थी, सही कह रहे हैं। तो साल के स्टार्ट पे कॉस्ट कितनी, 2 लाख। ठीक है, यहाँ भी कॉस्ट क्या होगी, 2 लाख। लेस करेंगे हम यहाँ इसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माशाल्लाह एज ऑन 1 जनवरी। कितनी दी हुई है हमें 1 जनवरी की प्रोडक्शन? यार जवाब दे दो यार, कुछ तो बोल दिया करो भाई, कुछ तो बोला करो, कुछ तो बोला करो। 53,250। ठीक है बेटा। उससे मिल जाएगी हमें क्या, WDV।
एज ऑन 2,36,750 पक्का। डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर कंप्यूट करना तो ऐसे अप्रोच से करना है, लेकिन एग्जामिनर ने आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिया और सारे क्या कहते हैं एसएफपी के बैलेंस दिए हैं, तो आपको एसएफपी अप्रोच ही फॉलो करनी है इसमें। लेकिन एसएफपी अप्रोच से भी फॉर द ईयर निकल आएगा ना, क्लोजिंग बैलेंस निकाल के उसमें से ओपनिंग बैलेंस लेस करके। ठीक है जी। अच्छा, इसकी डब्ल्यूडीवी कितनी दी है? 153,000। अब इसका बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकाल सकते हैं आप यहाँ पर एक्यूट डेप्शन, अगर 290 कॉस्ट है और 153 डब्ल्यू डीवी है, डिफरेंस 137, 1,37,000। अच्छा जी, अब इसमें क्या परफॉर्म करें? एडिशंस। अब डब्ल्यूडी अप्रोच से परफॉर्म करें। एडिशंस हमेशा किस पर होंगे? कॉस्ट पर। 35,000, 35,000। डिस्पोजल किस पर होंगे? डब्ल्यूडीवी के ऊपर। तो इस वाले एसिड की डब्ल्यूडीवी निकाली भी हमने, कितनी है जाने वाले एसिड की, अगर आपको याद हो, नहीं तो वर्कआउट कर लें यहाँ पर। 25 मल्टीप्लाइड बाय, अकाउंटिंग में ये डेप्ट हुआ है 1.5 साल, 8.5 डिवाइडेड बाय 10, 21,250। और टैक्स के हिसाब से 25,000 इंटू 0.75 इंटू 0.85, 15,938। फिर हम चार्ज कर रहे हैं साल की डेप्रीसिएशन। बोले 29,500 की चार्ज की अकाउंटिंग में, टैक्स में कितनी चार्ज की ये लिखी हुई, दोनों का सम 20,559, 12,688, दोनों का कितना? 33,247। ठीक है जी, ये आ गई आपके पास क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। यहां से आपका इस साल का वर्किंग शुरू होगा। डब्ल्यूडीवी एज ऑन 31 दिसंबर 2 लाख, और यहाँ पर 1,38,815 पक्का। डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस ये अच्छा जी, उसके बाद डिफरेंस बताइए। $82,000। अच्छा प्लीज उसके बाद देखिएगा, CWIP एज पर ट्रायल बैलेंस कितना दिया हुआ आपको? 1,45,000। तवज्जो जरा, 1,45,000 में लिखा है इसको, यहाँ पर जरा देखिएगा, तवज्जो कीजिएगा सब लोग। 1,45,000 लिखा आपने यहाँ पर, प्लस किया 75 मिलियन का 10%, यानी बोरिंग कॉस्ट का कर दी, कैपिटलाइज कर दी, कितनी हो गई? 1,52,500। ये है इसकी अकाउंटिंग बेस। इसकी टैक्स बेस 1,45,000, क्योंकि टैक्स के लिहाज से बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है? देखो समझना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस दोनों तरफ क्या है? सेम है। 1,45 1,45 कैंसिल, तो फर्क सिर्फ कितना है? तो अगर मैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू ना भी लिखूं और सिर्फ क्या लिखूं? 7,500, तो वही, और उधर टैक्स बेस क्या जाएगी उसकी? 0 हो जाएगी, तो डिफरेंस 7,500 ही आएगा। उसके बाद डेवलपमेंट कॉस्ट,
डेवलपमेंट कॉस्ट बेटा भाई, इम्पेयरमेंट देखो यार, जिंदगी अपनी आसान करो, टेंशन मत लिया करो। इम्पेयरमेंट चार्ज होने के बाद जो बैलेंस होता है वो हमेशा रिकवरेबल अमाउंट के कितना है, 10,000। अभी इसको वर्कआउट करने बैठ जाओगे, टेंशन लोगे। ये तो बड़ी आसान चीज है, लेकिन नहीं, हम पिक नहीं करते सही टाइम पर। अच्छा अब बताओ, वहां तुमने चार्ज किए कितनी डेप्शन? 20 को डिवाइड किससे किया, 10 से। तो मतलब आपने क्या किया, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड बाय 10। उसका एक हिस्सा डेप्शन हो गया, 9 इससे डेप्शन होना बाकी है। डिफरेंस क्या आ गया बेटा, नेगेटिव 8,000। बिल्कुल। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल। अब हो ना बेटा, ये मजे वाली बात है ना, ये आओ ना इधर यहाँ पर। ट्रेड रिसीवेबल कोई है जो निकाले क्लोजिंग बैलेंस सही वाला? ट्रेड रिसीवेबल एज पर ट्रायल बैलेंस कितना, 61,000। उसमें से राइट ऑफ हुआ कितना, 8,000। अब इससे लेस कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस, बस। कितना है क्लोजिंग बैलेंस, 3,084। कितना बैलेंस आया बेटा, 50,316। राइट ऑफ को तो क्या करेगा, लॉ भी मानेगा। राइट ऑफ को तो लॉ भी मानेगा ना, बस प्रोविजन को नहीं मानेगा। तो 61,400 में सिर्फ 8,000 लेस करो। 53,400 आपका डेटर का बैलेंस एज पर टैक्स वर्किंग डिफरेंस। आसान लफ्जों में क्या नहीं माना, प्रोविजन को नहीं माना, 3,084। अच्छा, अब इसके अलावा और कौन कौन सा आइटम जरा देखते जाओ भाई, यहाँ से अगर याद ना रहो तो एसोसिएट देखते जाओ। बेड डेट का इम्पैक्ट हमने डेटर के ऊपर बैलेंस से ले लिया, ठीक है भाई। अच्छा जी, अकाउंट डेप्शन डब्ल्यूडी पर आ गई, अमोटाइजेशन भी डब्ल्यूडी पर आ गई, लॉस ऑन डिस्पोजल के इम्पैक्ट भी एडिशन और डिस्पोजल पे डब्ल्यूडी के थ्रू आ गए। एसओएफपी अप्रोच की बात कर रहा हूँ, एसोसिएट अलग अलग करते हैं ना इसको। रिसर्च कॉस्ट के इम्पैक्ट भी आ गए किस पर, वो जो आपने कैपिटलाइज की भी है, ठीक है जी। अमोडेशन भी ऑटोमेटिकली आ गई, इम्पेयरमेंट भी आ गई। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरिंग कॉस्ट के तौर पे आ गया। अच्छा अब क्या क्या करना है भाई, अब क्या रह गया, वारंटी कॉस्ट, प्रोविजन फॉर वारंटी बतौर लायबिलिटी। बस कुछ नहीं करना भाई, क्लोजिंग बैलेंस लेना है, क्लोजिंग बैलेंस। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर वारंटी, 35। यार बताओ ना भाई, अभी तो आपने सबको लिखा है यार। क्या है यार, ये देखो ये रहा। और अगर आप जल्दी में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, फिर क्या करोगे, आप निकालो सेल का 3%। उसमें से जो इस साल की सेल के अगेंस्ट लाइबिलिटीज क्या हुई है, सेटल हुई, क्या कर दो, माइनस कर दो बस इस साल, क्योंकि इस साल की सेल का 3% निकलेगा। और उसी की सेटलमेंट होने के बाद जो बचेगा वो इस साल का क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। तो इसकी भी शॉर्ट वर्किंग सीख लो भाई, बनाए दोबारा कर रहा हूँ मैं आपके लिए बेटा, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं करते हो, मुझे समझ नहीं आती बात। 2,01,407, 2,01,407 हमारी सेल्स थी इस साल की, उसका बना 3%। उसमें सेटलमेंट हुई कितनी, 2,500 की इस साल की सेल्स में से, जो बचा वो इस साल की क्लोजिंग लायबिलिटी। बोलो 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 बोलो, 3,500। लायबिलिटीज क्या लिखते हैं हम बेटा, नेगेटिव। और कोई इम्पैक्ट जो आना बाकी हो बेटा, अकाउंट डेप्शन डब्ल्यूडी पे आ गया, बैड डेट एक्सपेंस डेटर पे आ गया, वारंटी कॉस्ट प्रोविजन पे आ गया, लॉस ऑन डिस्पोजल टैक्स डब्ल्यूडी पर आ गया, इम्पेयरमेंट लॉस टैक्स डब्ल्यूडी पर उस पे आ गया, अमोर्टाइज उस पर डेवलपमेंट कॉस्ट में आ गया।
अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन डेवलपमेंट कॉस्ट पे आ गया, रिसर्च कॉस्ट डेवलपमेंट कॉस्ट में आ गया, टैक्स डेप्शन भी आ गई, टैक्स अमोर्टाइजेशन भी आ गई, इंटरेस्ट ऑन लोन, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे आ गया, गेन ऑन डिस्पोजल डिस्पोजल पे आ गया, बेड डेट एंड ऑफ का इम्पैक्ट भी आ गया, वारंटी पेमेंट्स आ गई, बस हो गया। और कोई चीजें बाकी नहीं। टोटल 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 जब तक उस पेबल के अंदर अकाउंटिंग और टैक्स में कोई फर्क क्रिएट नहीं हो रहा। रख लो पेबल यहाँ पर, इधर रख लो उधर रख लो, बराबर रखो, डिफरेंस इज 0। 4,30,274 और वहां पर $75,059। अगर इसके ऊपर मैं लगाऊंगा 30% तो मुझे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्या मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। निकालें क्लोजिंग बैलेंस, यार क्लोजिंग बैलेंस निकालें बेटा। 22,518 लेस करते हैं ओपनिंग बैलेंस। बेटा ओपनिंग बैलेंस लेस करवाएं। एज पर ट्रायल बैलेंस ओपनिंग बैलेंस कितना है, 25,125। ओपनिंग लायबिलिटी ज्यादा है, क्लोजिंग लायबिलिटी कम है, डिक्रीज इन लायबिलिटी आ रही है। डिक्रीज इन डीटीएल, एंट्री बनी डीटीएल डेबिट, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट कितने से, 2607 जब 2607 क्या करवाया बेटा इसमें से लेस, जब 2607 क्या करवाया इसमें से लेस, तो आपका टैक्स एक्सपेंस कितना आ गया, 14,920, जो कि इससे रिकंसाइल नहीं हो रहा। अच्छा लेकिन क्योंकि आपके सॉल्यूशन के अंदर रिकंसाइल रिक्वायर्ड नहीं थी, तो जो बैलेंस था वही देना था। अच्छा अब ये तो फिल वक्त आप सॉल्व कर लें इसको, 14,920 ये आपका बना टैक्स एक्सपेंस। उसके बाद आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना, 49,000, 49,811। चले अब आप बोला रिकंसिलिएशन क्यों नहीं हो रही, अब बोले रिकंसिलिएशन क्यों नहीं हो रही। ठीक है स्क्रीनशॉट बिल्कुल आखिर में आप ले लीजिएगा इसके। अब बोले भाई रिकंसिलिएशन क्यों नहीं हो रही, देखो मैंने कहा जब भी रिकंसिलिएशन ना हो, आपको अपने ऊपर डाउट आ रहा हो, सिंपल जाइए कहां पर, एसओ सीआई सॉरी करंट टैक्स की वर्किंग पर, करंट टैक्स की वर्किंग उठाइए, उसको बोलिए एसओसीआई अप्रोच। आवाज नहीं आ रही बेटा, यहाँ लिखे आप डिफरेंसेस, एसओसीआई के डिफरेंसेस, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। ऊपर जो आपने इम्पैक्ट लिया उसके अंदर कोशिश देखेंगे कोई परमानेंट डिफरेंस तो नहीं है, कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है। इस बैलेंस को उठा के रख दें नेगेटिव, 50,876, और ये बैलेंस जैसा है वैसा रखते हैं। नेगेटिव है तो नेगेटिव रखते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है बेटा बोले हैं, ऊपर वाला अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव रखना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव रखना है, और ये वाला बैलेंस जैसा है वैसा रख देना है। कितना, 57,185 नेगेटिव, डिफरेंस आएगा पॉजिटिव, चेक करो। 6,000, इसका निकालिए 30%, 1893.,
तो बेटा एसओसी अप्रोच से क्या हो रहा है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 1893 से। तो अगर आप क्या करते हैं, अज्यूम करें, यहां पर समझाने के लिए कर रहा हूं, 17,527 प्लस 1893, इसका सम करके देखिए 19,420 या 419। तो अगर इसको उसको 42 ही लें, 92 लें तो बिल्कुल रिकंसिडर हो जाएगा ना हमारा आंसर, 19,400। इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज सबूत ये मिला हमें कि हमने करंट टैक्स में कोई क्या कहते हैं मिस्टेक नहीं, और डेफ को क्या कहते हैं एसएफपी अप्रोच में हमने कोई मिस्टेक नहीं की। मसला हमारा ओपनिंग बैलेंस है जो कि गलत है। तो अगर ओपनिंग बैलेंस गलत मिलेगा तो हमारा डिफरेंस गलत आएगा। तो आइए, अगर आपको शौक हो रहा है तो हम क्या करते हैं, आपको शौक देते हैं, ठीक है, चुप। आप वर्कआउट करें ओपनिंग करेक्ट बैलेंस ऑफ डीटी, डीटी मतलब डेफर्ड टैक्स। अब वो लायबिलिटी हो एसेट हो, ओपनिंग बैलेंस कैसे निकलेगा बेटा, ऐसे निकलेगा। सर देखिए, ओपनिंग में हमारे पास क्या था, सोचे पिछले साल के एंड पे हमारे पास क्या था, पिछले साल के एंड पर हमारे पास ये डब्ल्यूडीवी थी। आवाज ही नहीं आप लोगों की यार, पिछले साल के एंड पे हमारे पास ये डब्ल्यूडीवी थी, आवाज ही नहीं आप लोगों की बेटा। तो आपने लिखा डब्ल्यूडीवी एज ऑन 31 दिसंबर 2015। यार बोलो बोलो यार बोलो, बराए मेहरबानी पार्टिसिपेट करो, जागो अब वक्त 236,750। और जागो जागो, 1,53,000, 83,700। फिर पिछले साल हमारे पास क्या था, बेड डेट प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस था, जो कि लास्ट ईयर का क्या है क्लोजिंग बैलेंस। सर यहाँ तो आपने बेड डेट का ओपनिंग बैलेंस नहीं लिया बेटा, वो मैंने जब रिसीवेबल से नेट करके दिखाया है तो डिफरेंस जो है हमारे क्लोजिंग प्रोविजन के बराबर आ रहा है। अगर मैं डेटर ही शो ना करता तो डिफरेंस, डेटर को शो ना करूं, यहाँ पर डेटर ना लिखूं तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बस। तो यानी डेटर के टैक्स बेस में और डेटर के अकाउंटिंग बेस में डिफरेंस होने की वजह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। तो मुझे ऑपरेटर का मालूमात नहीं है, तो क्या करता हूं मैं, बजाय डेटर लिखने के क्या लिखता हूं यहाँ पर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना था भाई, 5,000। यार बोलो यार, पार्टिसिपेट करो। और ये कॉन्ट्रा लिखूंगा तो क्या करूंगा, नेगेटिव लिखूंगा, टैक्स बेस 0, 5,000। पिछले साल हमारे पास वारंटी प्रोविजन भी था, 10,000। इसकी टैक्स बेस क्या थी बेटा, 0 थी। अब उसके बाद निकाल लो तो, इसके अलावा हमारे पास कोई आइटम नहीं है पिछले साल से बिलोंग करता। जल्दी जल्दी करो यार, कितना, यार जो बोल रहा हूँ कर दो यार। %30 निकाल, कितना, 20,650। अब जरा देखिएगा बेटा, अगर 22,518 सही क्लोजिंग बैलेंस है और 20,625 सही ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग लायबिलिटी कम है, क्लोजिंग लायबिलिटी ज्यादा है। डिफरेंस आपको, डिफरेंस क्या आ रहा है, 93 आ रहा है बेटा। 52 कहां से, 92।
52, 92 को 52 बोल रहा है ये। 1893 बेटा वही आंसर है जो एसोसिएट अप्रोच से वेरीफाई हुआ। इसका मतलब सबूत इस बात का कि आपके पास जो बैलेंस दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। एसओएफपी अप्रोच से भी आपके आंसर क्या कर दिया वेरीफाई। लेकिन सॉल्यूशन हम ये रखेंगे क्योंकि आई के अपने रिकंसिडर मांगी नहीं है, तो हमारा सॉल्यूशन तो ऊपर स्टॉप हो गया इधर, क्योंकि ये हमारा सॉल्यूशन है। और बैक पे होने वाली ये वाली वर्किंग कौन सी वाली, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, ये हमारा सॉल्यूशन है। इसके अलावा बाकी सब कुछ क्या है वर्किंग। अब जो आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेने हो जरा शुरू से लेते जाइए इसके स्क्रीनशॉट। मैंने सबसे पहले प्रोविजन फॉर वारंटी का अकाउंट बना के आपको समझाया था, इसका बारी बारी ज्वाइन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसके। तुम लोग जागे नहीं हुए, सवाल जाग के आवाम जाग, हुजूर अहमद ऐसा हो गया था अलर्ट। इससे पहले मर रहा था वो, से सवाल करा दें सवाल करा दें, फिर करा दिया था, फिर अलर्ट हो गया। ये तो हाजिक ने भी था, पूछो उससे, हमाद को बता भी रहा था। चलो भाई चलो, बेटा हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। आए तुम यहाँ पे, ज्वाइन किया तुमने नहीं? भाई जो बंदा यहाँ बैठा हो ज्वाइन किया हुआ जरा वो क्या कर ले, स्क्रीनशॉट भेज दे। मोहसिन बेटा, मोहसिन है अभी, मोहसिन है। हो गया बेटा। आगे बढ़े। आ गया स्क्रीनशॉट। हाँ बेटा हो गया, ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन ये पहले कर लो, ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन बेटा हो गई सारी वर्किंग, यही वर्किंग है इसके अंदर। ठीक है, क्लोज करते हैं इसको बेटा।